नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी सेक्शन 76। जी हाँ दोस्तों, यह जीएसटी का सेक्शन 76 क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया है, अपने कस्टमर से आपने टैक्स का कलेक्शन किया, लेकिन आपने डिपार्टमेंट को पेमेंट नहीं किया, तो इस केस में सेक्शन 76 में नोटिस इशू हो सकता है। इस चीज को हम दो केस में समझेंगे। फर्स्ट केस क्या है? मान लीजिए अप्रैल 2024 में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेल किया और वह गुड्स का टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 1 लाख, और उस पर 18% जीएसटी लगा है। उस गुड्स का जो जीएसटी रेट है 18% के हिसाब से 18,000 जीएसटी रेट। अब यहाँ मिस्टर ए ने मिस्टर बी से तो 18,000 जीएसटी कलेक्ट कर लिया, लेकिन यह 18,000 इन्होंने डिपार्टमेंट को पेमेंट नहीं किया। फिर यहाँ पर मिस्टर ए के लिए सेक्शन 76 में नोटिस इशू हो सकता है। दूसरा केस है, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो गुड्स सेल किया जिसका एक्चुअल जीएसटी रेट 12% है और उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 1 लाख। लेकिन यहाँ हुआ क्या, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 18% के हिसाब से जीएसटी कलेक्ट कर लिया और फिर इनको पता चलता है अरे ये तो 12% वाला आइटम है, लेकिन इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट को 12% के हिसाब से 12,000 का पेमेंट किया। मतलब क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से जीएसटी तो 18% के हिसाब से 18,000 कलेक्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट को इन्होंने 12% के हिसाब से 12,000 का जीएसटी पेमेंट किया। फिर इस केस में क्या हो सकता है? इसमें भी सेक्शन 76 में नोटिस इशू होगा। दोस्तों इसमें एक, अब जो सेक्शन 76 है इसके कुछ मेन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ जैसे डिपार्टमेंट ने मिस्टर ए से 18,000 पूरा टैक्स का कलेक्शन करेगा। कौन सा केस हम देख रहे हैं? यही केस जहां इन्होंने मिस्टर बी से 18,000 कलेक्ट किया, लेकिन डिपार्टमेंट को 12% के हिसाब से 12,000 का पेमेंट किया। इसमें क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट मिस्टर ए से पूरा 18,000 कलेक्ट करेगा और पहले टैक्स की लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेगा। तो इस केस में 18,000 मिस्टर ए ने बी से कलेक्ट किया, लेकिन डिपार्टमेंट को उन्होंने 12% के हिसाब से 12,000 पेमेंट कर दिया। फिर यहाँ टैक्स की लायबिलिटी का एडजस्टमेंट हो गया, 12,000 पेमेंट इन्होंने कर दिया है। फिर बैलेंस अमाउंट क्या बचा? 6,000, क्योंकि 18,000 इन्होंने कलेक्ट किया था और 12,000 पेमेंट कर दिया है, तो बैलेंस अमाउंट यहाँ बच गया 6,000। तो उस 6,000 को उस पर्सन को डिपार्टमेंट रिफंड कर देगा। किसको? जिससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया था मिस्टर ए ने, जिसे यहाँ पर मिस्टर बी है। मिस्टर बी से इन्होंने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया था 18,000, लेकिन अगर उस पर्सन का पता नहीं चलता है जिससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया था, तो जो वह बैलेंस अमाउंट बचेगा, जैसे यहाँ पर बैलेंस अमाउंट 6,000 बचा हुआ है, तो इस बैलेंस अमाउंट को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, आगे हम देख लेते हैं सेक्शन 76 में सो कॉज नोटिस इश्यू होने का टाइम लिमिट क्या है। तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब अगर सेक्शन 76 में सो कॉज नोटिस इशू करना हो तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी इस केस का नोटिस आपको कभी भी इशू हो सकता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। दूसरा, ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट क्या है? हाँ, इसका ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट, जब आपको नोटिस इशू हुआ है, सो कॉज नोटिस इशू होने के डेट से 1 साल के अंदर ऑर्डर पास हो जाएगा। यानी कि जब आपको सो कॉज नोटिस इशू हुआ उस डेट के 1 साल के अंदर ऑफिसर आपको ऑर्डर पास कर देगा। एक पॉइंट इसमें और है, मान लीजिए ऑफिसर आपको ऑर्डर पास कर रहा है, तो ऑफिसर आपको एक मौका हियरिंग का भी दे सकता है।
या आप लिखित में डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो, फिर भी आपको हियरिंग का एक मौका मिलेगा ऑर्डर पास करने से पहले। और दूसरा, इसमें ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। अब स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा जो जज, मान लीजिए यहाँ जो भी ऑफिसर आपके लिए ऑर्डर पास कर रहा है, वह अपने ऑर्डर में जो भी कुछ लिख रहा है, तो स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब वह ऑफिसर उस ऑर्डर में वह सब कुछ मेंशन करेगा, वह सब कुछ दिखाएगा कि जिस समय वह ऑफिसर उस ऑर्डर को पास कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचकर, कौन सा रेफरेंस लेकर आपके खिलाफ वह ऑर्डर पास किया। मतलब कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि यह ऑर्डर कैसे पास हुआ है। इस तरीके के ऑर्डर को बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। ठीक है। और जो इसमें पेनाल्टी लगती है, पेनाल्टी एज पर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी, हम इसको पढ़ेंगे पेनाल्टी वाले सेक्शन में। यह तो बात हो गई सेक्शन 76 की। अभी जीएसटी का सेक्शन जो 77 है, यह क्या कहता है? टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब, इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए अप्रैल 2024 का हमें 18,000 आय जीएसटी का पेमेंट करना था। अब अप्रैल 2024 का हम जीएसटी पेमेंट कब करते हैं? 20 मई 2024 को करेंगे, जब हम जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं। अब हमने 20 मई 2024 को आय जीएसटी का पेमेंट नहीं किया 18,000। हमने क्या किया? हमने 9,000 सी जीएसटी और 9,000 एस जीएसटी पेमेंट कर दिया। फिर क्या होगा? आय जीएसटी का तो पेमेंट हुआ नहीं, करना था आय जीएसटी का पेमेंट 18,000, हमने कर दिया 9,000 सी जीएसटी, 9,000 एस जीएसटी। तो फिर क्या होगा? फिर अगले नेक्स्ट मंथ में, यानी कि फिर 20 जून को जो पेमेंट ड्यू आता है, 20 जून को हम क्या करेंगे? सबसे पहले 18,000 आय जीएसटी का पेमेंट करेंगे विदाउट इंटरेस्ट। यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको अप्रैल का पेमेंट 18,000 करना था आय जीएसटी 20 मई को, लेकिन आपने 20 मई को नहीं किया, आप पेमेंट कर रहे हो 20 जून को 18,000। फिर भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इसकी जगह 9,000 सी जीएसटी और 9,000 एस जीएसटी पेमेंट कर चुके हो। तो इसके बाद फिर आपको सी जीएसटी और एस जीएसटी रिफंड हो जाएगा। वहीं दूसरा केस, अगर मान लीजिए अप्रैल में आपको 9,000 सी जीएसटी और 9,000 एस जीएसटी का पेमेंट करना था, लेकिन आपने 20 मई को 18,000 आय जीएसटी का पेमेंट कर दिए। फिर वही चीज अगले मंथ 20 जून को आप सबसे पहले सी जीएसटी और एस जीएसटी का पेमेंट करेंगे विदाउट इंटरेस्ट। फिर इसके बाद आय जीएसटी आपको रिफंड हो जाएगा। दोस्तों, यह था हमारा, अभी तक हमने स्टार्टिंग से डिमांड एंड रिकवरी का सेक्शन 73, 74, 75, 76, 77 हमने स्टार्टिंग से पूरा समझा। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं रिकवरी। अब हम स्टार्टिंग से रिकवरी को समझना शुरू करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।